So we'll go ahead with next question. The fundamental frequency of a wire. The fundamental frequency of a wire stretched by 2 kWt is 100 Hz. The weight required to produce its octave is. Sound में octave का मतलब होता है double frequency. Octave is not 8, it is double frequency. तो आपको पहले केस में weight दिया है, weight will produce tension. तो in a way tension की वैल्यू दी है 2 kGWT. और पहले केस का फ्रीक्वेंसी कितना है 100 हर्ट्ज. और आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है कि अगर हमको डबल फ्रीक्वेंसी चाहिए, ऑक्टेव चाहिए, मतलब n2 क्या चाहिए आपको 2 टाइम्स ऑफ n1, तो कितना वेट रिक्वायर्ड होगा, मतलब कितना टेंशन T2 रिक्वायर्ड होगा. दैट इज द क्वेश्चन. एज यू रिमेंबर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन. बाकी तुमने कुछ चेंज नहीं किया, लेंथ यू हैव नॉट चेंज, यू हैव नॉट चेंज मास पर यूनिट लेंथ, तो ये सेम है. तो n2 by n1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 by T1, बट n2 by n1 इज 2. रूट ऑफ T2 by T1, T1 कितना है, T1 2 है. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स 4 इक्वल टू T2 by 2, तो T2 इक्वल टू 8. तो 8 kGWT will be the answer. ऑप्शन नंबर C. सिंपल क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. A string in a musical instrument is 50 centimeter long and its fundamental frequency is 800 Hz. Musical instrument गिटार भी हो सकता है, सितार भी हो सकता है. They have not mentioned which musical instrument से बोल दिया musical instrument. तो ठीक है, any of it. Keeping the tension applied to the string same, मतलब T is constant. The change in length to produce a sound note of fundamental frequency will be. The change in length to produce sound note of fundamental frequency will be. तो सबसे पहले आपको बोला है एक स्ट्रिंग है, उसका लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर, मतलब L1 कितना है 50 सेंटीमीटर, और उस केस में फ्रीक्वेंसी कितना था फंडामेंटल 800 हर्ट्ज. 800 हर्ट्ज. कीपिंग द टेंशन सेम, टेंशन इज सेम, मतलब टेंशन इज कांस्टेंट. The change in length मतलब delta L. Change in length to produce sound note of fundamental frequency will be. Sound note of fundamental frequency will be. कैसे सॉल्व करोगे? How do you think will you solve this question? What is fundamental frequency in general? 1 by 2L रूट ऑफ T by M. तो चलो 1 by L2 सही है, करेक्ट. तो क्या करेंगे? The change in length to produce sound note of fundamental frequency मतलब क्या? या तो उन्होंने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी होनी चाहिए सेकंड केस में, जो नहीं दिया है. दिया क्या? नहीं. तो एक काम करेंगे, ऐसा हम लोग इमेजिन करते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब जो पहले केस में था वही सेकंड केस में है. ऐसा देखते हैं अभी क्या आता है. तो फ्रीक्वेंसी भी सेम आ गया. क्या सेम आ गया? फ्रीक्वेंसी सेम आ गया. क्या सेम आ गया? फ्रीक्वेंसी सेम आ गया. तो क्या पूछा आपको? चेंज इन लेंथ. क्या पूछा आपको? चेंज इन लेंथ. टेंशन सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, ऐसा हो ही नहीं सकता. क्योंकि ऐसा हुआ तो लेंथ विल बी कांस्टेंट. तो ये तो नहीं हो सकता. फिर क्या करेंगे आप? फ्रीक्वेंसी की कुछ वैल्यू होनी चाहिए ना. कुछ नहीं बताइए, सिर्फ बोल दिया चेंज इन लेंथ टू प्रोड्यूस साउंड नोट ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी. हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? What is to be done? अटक गए. बताओ 10 सेंटीमीटर कैसे आया था आंसर? सो 10 आया था ना. 10 कैसे आया था? 10 टेंशन सेम है.
टेंशन सेम है, मास पर लेंथ भी सेम है, तो क्या करेंगे? What will you do in this case? तुमको समझ में आ रहा है प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि पहले केस में तुमको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है, कितनी दी है? और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वैल्यू 800 हर्ट्ज कब आई? जब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या था? 50 सेंटीमीटर था। इन्होंने क्या बोला है, क्या सेम रखना है? टेंशन। तो टेंशन तो कांस्टेंट हो गया, और मास पर लेंथ भी कांस्टेंट ही मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने वायर नहीं चेंज किया, सिर्फ वायर का लेंथ चेंज किया। आगे क्या बोला है? द चेंज इन लेंथ। तो लेंथ कितना चेंज करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस साउंड नोट ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? अब देखो ऐसा है ना, अगर टेंशन कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो आपको दिख रहा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो अगर मुझे चेंज इन लेंथ चाहिए तो L1 माइनस L2 चाहिए। L1 तो पता है, तो क्या फाइंड करना है? L2 तब तक नहीं फाइंड होगा जब तक तुमको N2 की वैल्यू नहीं पता। दैट इज वेयर वी आर स्टक। आपको सेकेंड केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताई नहीं, तो जब तक N2 की वैल्यू नहीं है तब तक L2 नहीं है, तो क्या करेंगे? What will you do in this case? What will you do in this case? अब सेम तो ले नहीं सकते ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम ले लिया तो लेंथ सेम हो गया, लेंथ कांस्टेंट, तो चेंज इन लेंथ इज 0। क्या करेंगे? समवन आस्क मी कि 10 सेंटीमीटर आ रहा है आंसर, तो कैसे आगे का जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ही नहीं है? तो बताओ। नो, तो ये क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन सेकेंड केस नहीं बताया हो, तब तक। तो ऐसा करो, द चेंज इन लेंथ टू प्रोड्यूस साउंड नोट ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब ये साउंड नोट ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना, तो लिख देंगे 4000 हर्ट्ज। गुड, मतलब 5 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू। अब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता। तो L2 by L1 is N1 by N2, तो L2 is N1 by N2 टाइम्स ऑफ L1। तो आपको L2 मिल जाएगा, N1 की वैल्यू 800 है और ये 4000 है, और लेंथ कितना था शुरू में? 50 था। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 10। ओके, तो ये आ गया आपका 40/4 दैट इज 10। तो न्यू लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। अगर 10 सेंटीमीटर है तो चेंज इन लेंथ इज L1 माइनस L2 दैट इज 50 माइनस 10, मतलब 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये कुछ नहीं पता साउंड नोट मतलब क्या, साउंड नोट ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। I have not told you anything. ऑक्टेव बोला होता तो डबल कर लेते, वो नहीं बोला। एंड इफ यू आर रेफरिंग एनी स्टैंडर्ड बुक, सीईटी का कोई भी बुक, तो आपको पता है हर चैप्टर के बाद पीछे आपको हिंट्स एंड सॉल्यूशन दिए होते हैं, और उसमें बहुत सारी जगह पे हिंट एंड सॉल्यूशन दिया ही नहीं होता है, सिर्फ आंसर की लिख के छोड़ देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में समझ लेना कि कुछ गड़बड़ है, इसके लिए सिर्फ आंसर की लिख के छोड़ दिया, तो आंसर की छोड़ दिया तो फिर हम फाइंड कर लेंगे, कोई बात नहीं। 4000। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये ना इस टाइप के क्वेश्चन
ठीक है कर लेते हैं, बट आई शुड लीव इट फॉर यू. टू साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज प्रोपगेटिंग इन द सेम डायरेक्शन प्रोड्यूस बीट्स ड्यू टू इंटरफेरेंस. अगला क्वेश्चन. A uniform wire of length L, diameter D, density rho is stretched by tension T. एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका लेंथ है L, डायमीटर है D, वायर का लेंथ है L, डायमीटर है D, डेंसिटी है rho, स्ट्रेच बाय टेंशन T. उसके नीचे तुमने एक लोड लगा दिया जिसने टेंशन प्रोड्यूस कर दिया T. द करेक्ट रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन F, लेंथ L, डायमीटर D इज सिंपल क्वेश्चन है. What is the fundamental frequency? 1 by 2L under root of T by M, small m. करेक्ट. तो आपको चाहिए रिलेशन किसका किसका, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का किसके साथ, लेंथ के साथ और डायमीटर के साथ, लेंथ के साथ और डायमीटर के साथ. ओके. 1 by 2L, 1 by 2L अंडर रूट ऑफ टेंशन T बराबर ये m होता है मास पर यूनिट लेंथ. तो 1 by 2L अंडर रूट ऑफ TL by M. मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. और वॉल्यूम ऑफ अ वायर, वायर का शेप होता है सिलेंड्रिकल. इट इज एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी. बराबर. करेक्ट. गुड. ये हो गया कैंसिल और ये भी हो गया कैंसिल. हो गया. करेक्ट. आपको पूछा था रिलेशन ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विद लेंथ एंड डायमीटर. यू नो व्हाट इज एरिया ऑफ अ वायर? पाई आर स्क्वायर. आर मतलब डायमीटर बाई 2, तो डी स्क्वायर बाई 4 इंटू डेंसिटी. टी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एफ भी कांस्टेंट है. सॉरी, एफ इज नॉट कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है. तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L एंड प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ d स्क्वायर. मतलब प्रोपोर्शनल टू L इंटू डी. L इंटू डी कहाँ है? ऑप्शन है. खत्म. अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सिंपल है. A progressive wave of frequency 50 Hz is traveling with velocity 350 मीटर पर सेकेंड. आपको फ्रीक्वेंसी दिया है, आपको वेलोसिटी दिया है, वहाँ से वेवलेंथ मिल जाएगा, लगेगा तो थ्रू अ मीडियम. द चेंज इन फेज एट अ गिवन टाइम इंटरवल ऑफ 0.01 सेकेंड इज. चलो ठीक है. डू यू रिमेंबर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस? लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस. इसी को तुम टाइम डिफरेंस में लेके आ सकते हो. तुमको क्या पूछा है? चेंज इन फेज. मतलब क्या पूछा है? फेज डिफरेंस. लेकिन दिया गया है तुमको टाइम इंटरवल. क्या दिया है? टाइम इंटरवल. क्या दिया है? टाइम इंटरवल. अभी याद रखना, सिर्फ डेल्टा की जगह पे डेल्टा टी आएगा और लैम्डा की जगह पे टाइम पीरियड आएगा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस. ये डेल्टा टी की वजह तुमको दी है 0.01. और टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? तो फ्रीक्वेंसी से. फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर इनवर्स. ओके. रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. तो टाइम पीरियड इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो 1 अपॉन 2 पाई n. t is 1 by n. So what is phase difference? 2 pi n into time difference. What is frequency? 50 hertz. 50 दिया ना? Yes. How much is this? 0.01. 50 into 2, 100 or 10 raised to minus 2. क्या है आंसर? Pi. Pi. ऑप्शन डी. चलो. Quick. Next question.
A simple harmonic progressive wave is given by y equal to nt minus y equal to nt minus x by lambda y नॉट sin 2 pi है। कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है, देखते हैं। हाँ, तो ये y नॉट साइन ऑफ 2 पाई nt माइनस एक्स बाय लैम्डा होना चाहिए। तो अगर आपके थ्योरी बेसिक्स क्लियर है तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त भी समझ आ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। If the wave velocity is 1/8 the maximum particle velocity, wave velocity ये n लैम्डा होता है। और क्योंकि अगर आपको याद है नाम में ही है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, इफ यू डू नॉट रिमेंबर डोंट वरी, मैं अभी बता देता हूँ आपको। इट्स ओके फॉर नाउ बट इट्स नॉट ओके फॉर एग्जाम्स। हमारे पास अगर ऐसा है, एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को मैं एक साइड से अप एंड डाउन मूव करता हूँ तो यहाँ पे एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव जनरेट होगा। ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इसके जो भी ये कहाँ से पास हो रहा है, स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग क्या है, मीडियम है, तो मीडियम के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, ऑसिलेशन, मतलब क्या कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होता है और कितना होता है, मीन पोजीशन पे होता है। और कितना होता है, ए ओमेगा होता है। तो वो पता होगा तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको वेवलेंथ पूछा है, तो ऐसा है कि हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव विच इज y इक्वल टू y नॉट साइन ऑफ 2 पाई nt माइनस x बाय लैम्डा, करेक्ट, गुड। और इस केस में वेव वेलोसिटी ऑफ वेव इज 1/8 ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो पार्टिकल के मैक्सिमम वेलोसिटी का 1/8 है वेव वेलोसिटी, ये होता है n लैम्डा। एंड दिस इज इक्वल टू, इफ यू रिमेंबर अभी बताया था, a ओमेगा इन 8, बराबर, गुड। देन ऑफ कोर्स n लैम्डा इक्वल टू a मतलब एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड क्या है, y नॉट इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज 2 पाई n अपॉन 8, n और n हो गया कैंसिल, 1 एंड 4 का क्या आ गया, y नॉट पाई बाय 4। तो y नॉट पाई बाय 4 ऐसा कहीं आपको दिखेगा, गुड, ओके। तो y नॉट पाई बाय 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, यूनिफॉर्म मेटल वायर हैज लेंथ n, मास m, क्रॉस सेक्शन एरिया a, it is under tension T and V is the speed of transverse wave along the wire, the density of the wire is, वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, उसी टाइप का है क्वेश्चन है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे क्या पूछा है, डेंसिटी पूछा है, वेलोसिटी T is tension, m is mass, n is length, a is area। तो व्हाट इज वेलोसिटी, अंडर रूट ऑफ T by m। तो वेलोसिटी V is अंडर रूट ऑफ T by mass per unit length, V equal to under root of TL, mass is volume into density। आपको क्या पूछा है, डेंसिटी पूछा है, ठीक है। तो V equal to root of TL upon volume is area into length, कैंसिल हो गया, तो स्क्वायर कर लो, V स्क्वायर इक्वल टू T अपॉन A रो, तो रो इक्वल टू T अपॉन V स्क्वायर A। ये हमने पहले भी किया था, सेम क्वेश्चन था, सिर्फ T1 V रेज टू -2 और A रेज टू -1 ऐसा था। तो T अपॉन ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। quick. Next question. जल्दी आज हमारा टारगेट है चैप्टर खत्म करना है हमको, विल बी डन बाय टुडे। अगला क्वेश्चन,
टू वेव्स y1 इक्वल टू 0.35 साइन 3160 एंड y2 इक्वल टू, जब दो वेव्स दी हो ना, आगे क्वेश्चन तुम पढ़ो मत पढ़ो, बीच का क्वेश्चन होगा। टू वेव्स, और कैसे समझा, एक तो दो वेव है और फ्रीक्वेंसीज बहुत आसपास में है, फ्रीक्वेंसीज बहुत आसपास में है, एम्पलीट्यूड सेम है, तो वो बीट का ही क्वेश्चन होता है। y1 इक्वल टू 0.35 साइन 3160, y2 इक्वल टू 0.35 साइन ऑफ 310 t, ओमेगा 1 की वैल्यू 316, ओमेगा 2 की वैल्यू 310 है, आर प्रोपोगेटिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी। तो ऑफ कोर्स ओमेगा 1 इज इक्वल टू 316, ओमेगा 2 इक्वल टू 310, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ओमेगा इज 2 पाई n, तो 2 पाई n1 माइनस 2 पाई n2, ओमेगा 1 की वैल्यू 316 है, ये 310 है, 2 पाई आ गया कॉमन, n1 माइनस n2, ये हो गया 6 इक्वल टू 2 पाई n1 माइनस n2, तो 1 जा एंड 3 जा 3 बाई पाई, n1 माइनस n2 इज 3 बाई पाई, ये होता है बीट फ्रीक्वेंसी, 3 बाई पाई, ऑप्शन नंबर ए, डन, सिंपल। अगला क्वेश्चन, वैसे बाय द वे अगर ये नंबर के फॉर्म में होता, 3 बाई पाई नहीं होता, तो अप्रोक्सीमेटली ऊपर 3 नीचे 3.14, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो 0.9 समथिंग। A pipe open at both ends and a pipe closed at one end. A pipe open at both the ends. तो पहला पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स है, एंड अ पाइप, तो ये दूसरा पाइप है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि क्वेश्चन का फ्रेमिंग कैसे करते हैं। अ पाइप क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट अदर, मतलब वो सिंगल पाइप है जो एक एंड पे क्लोज है, दूसरे पे ओपन है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स एंड अ पाइप, मतलब दो पाइप है विच इज क्लोज एट वन एंड, हैव द सेम लेंथ, तो दोनों का लेंथ सेम है। The ratio of frequencies of air column in their peak overtone respectively is, simple question है। You know, if you remember, for a pipe open at both the ends, all harmonics are present, तो पहला ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक होता है, सेकंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक होता है, तो पीक ओवरटोन ये p+1 हार्मोनिक होता है ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, राइट। और जो क्लोज पाइप है, क्लोज पाइप उसका जो पीक ओवरटोन होगा वो होता है 2p+1। आपको क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम्स इन द पीक ओवरटोन, इन दोनों में क्या पूछा है, रेशियो, एक ओपन और एक क्लोज, इनका रेशियो, तो NPO अपॉन NPC, ये रेशियो पूछा है। तो ये आ जाएगा p+1 अपॉन 2p+1, ये आ गया n ओपन, यू नो व्हाट इज n ओपन बाय n क्लोज। ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है v/2 है, v/2 है, ये इसका है, ओपन का है, क्लोज का पता है क्या होता है, v/4 है, और लेंथ सेम हो तो जो उन्होंने बोला है लेंथ इज सेम, ओके गुड। इसको डिवाइड कर लो, NO/NC इक्वल टू v/2l अपॉन v/4 है, तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 you will have, so therefore NPO upon NPC equal to p+1 अपॉन 2p+1, और ये कितना है 2, तो 2 into p+1 अपॉन 2p+1, ऑप्शन डी। ये सेम नीट में भी आया है, सेम क्वेश्चन। अब ये जो फॉर्मूला है, सी JEE हो या CET हो या नीट हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ऐसे ट्रिक बनाओ कि एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब ये तुमने किस चीज़ का फॉर्मूला डिराइव किया, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ पीक ओवरटोन ऑफ ओपन टू दैट ऑफ क्लोज, पीक ओवरटोन। अगर मान लो दोनों में बोला होता कि फर्स्ट ओवरटोन, तो पीक की वैल्यू क्या डालोगे, तो ऊपर क्या आएगा 2 into 2 4, नीचे क्या आएगा, पी की वैल्यू 1 थी 3, तो 4/3, 2 बोला होगा तो 3 into 2 6,
ये क्या आएगा 5, तो 6/5। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है आई गिव यू दिस एज एन असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 25। Two open organ pipes of fundamental frequencies N1 and N2 are joined in series। तुमने दो ओपन ऑर्गन पाइप जिसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N1 और N2 था उसको सीरीज में ज्वाइन कर दिया। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द न्यू पाइप इज, अब ऐसा है, पहली बात सीरीज में कोई भी चीज़ ज्वाइन करना हो सीरीज में तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए, मतलब रेडियस सेम होना चाहिए। तो मेरे पास अगर दो पाइप्स है, इफ आई हैव टू पाइप्स, तो देखो दो पाइप है और अगर आर सेम है, रेडियस सेम है, तो लेंथ सेम नहीं हो सकता, क्योंकि लेंथ भी सेम हो गया तो दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा। क्योंकि इफ यू रिमेंबर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिपेंड किस पे करता है, लेंथ पे, लेंथ पे डिपेंड करता है ना। तो उन्होंने बोला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो इसका मतलब लेंथ भी सेम नहीं होगा, दैट इज द आइडिया। तो हमारे पास ये पाइप था जिसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था N1, लेंथ मैंने मान लिया, द लेंथ ऑफ दिस पाइप इज लेट अस से L1, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हियर इज N2 एंड द लेंथ हियर इज L2। जब तुम इसको सीरीज में ज्वाइन करोगे, मैंने ज्वाइन दिस इन सीरीज, व्हाट इज द न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ऐसा क्वेश्चन है। तो व्हेन यू ज्वाइन दीज टू इन सीरीज, व्हाट इज द न्यू लेंथ L1 प्लस, करेक्ट, गुड। और आपको चाहिए इन टर्म्स ऑफ N1 एंड N2 इसका। और ये पाइप ओपन ऑर्गन पाइप है, मतलब व्हाट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला V/2L, तो V/2L1 और ये आएगा V/2L2। V1 V2 मत लिखना, दोनों में एयर है और एयर में साउंड का स्पीड सेम होता है। जो न्यू पाइप है, न्यू पाइप, फॉर न्यू पाइप what you can do is n equal to v upon 2 times of new length। तो n equal to v upon 2 times of new length, what is new length, L1 plus L2। तो n equal to v upon क्या करेंगे 2L1 plus 2L2। इसके बाद ऐसा करोगे तो सॉल्व नहीं होगा। अभी रेसिप्रोकल ले लो इसका, क्या लेंगे रेसिप्रोकल। तो 1/n इक्वल टू 2L1 प्लस 2L2 अपॉन, या तो ऐसा कर लो, या तुमको क्या चाहिए पहले यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाट डू यू वांट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द न्यू पाइप इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल पाइप्स, मतलब N1 और N2 के टर्म्स में चाहिए। तो हमने जब ये इक्वेशन लिखा, अब इक्वेशन में N1 और N2 कैसे लाओगे वो सोचो। यहाँ से तुमको L1 नहीं मिल जाएगा क्या, क्या है L1 यहाँ से, क्या है, वेरी गुड, यहाँ से क्या है V/2। तो यहाँ तुम L1 और L2 के लिए भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इट्स नॉट ऑलवेज कि रेसिप्रोकल लेना है। V/2L1 व्हाट इज L1, V/, वेरी गुड, प्लस 2L2 व्हाट इज L2, V/2N2, सही है। 2 कैंसिल, V भी कॉमन निकाल के कैंसिल, तो क्या आया N 1/1 N1 प्लस N2, तो क्या आ गया N2 प्लस N1 अपॉन N1 इंटू N2, ये गया ऊपर, तो आ जाएगा N1 N2 अपॉन N2 प्लस N1, हो गया। कौन सा है A की C, A डन। एंड अगेन एक फॉर्मूला बनाया ना, अभी इसको याद रखो। अगर मेरे पास दो पाइप्स है, एक का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 50, दूसरा का है 100, इन दोनों को मैं अगर ज्वाइन करता हूँ तो मेक इट ऑफ कोर्स इन सीरीज, to make it as a single pipe, what is the fundamental frequency of the new pipe? 50 into 100 upon 50 plus 100. So 50 into 100 upon 150. 1 the 3 the 100 by 3, 66.66. 33.33.
तो ये आ जाएगा आपका 50 इंटू 100। मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। 150 1 एंड 3 33.33। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? एक पाइप का फ्रीक्वेंसी था 50, दूसरे का था 100 और सीरीज में लगाने के बाद हो गया 33.33। तो जब आपको फ्रीक्वेंसी कम करनी हो तो किस में लगाओगे? सीरीज में लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023। ये सारे 2023 के क्वेश्चन है, वेरी रिसेंट। व्हेन टेंशन T is applied to a sonometer wire of length L, tension T is applied to a sonometer wire of length L, it vibrates with fundamental frequency N, keeping the setup same when the tension is increased by 8 न्यूटन। तो 8 न्यूटन में टेंशन तुमने बढ़ा दिया, तो पहले टेंशन T था तो अभी T plus 8 हो जाएगा। The fundamental frequency becomes 3 times the earlier. The initial tension applied to the wire was, simple question है। Look, initial tension को मैं T बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला है, लेंथ L है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N1 ये N है। कीपिंग द सेटअप सेम, सेटअप सेम मतलब लेंथ चेंज नहीं करना। व्हेन द टेंशन इज इंक्रीज्ड बाय मतलब T2 इक्वल टू T1 प्लस 8 मतलब T प्लस 8। जो फ्रीक्वेंसी था ये बन गया 3 टाइम्स, मतलब N2 हो गया 3 टाइम्स ऑफ N1 मतलब 3N। इनिशियल टेंशन पूछा है आपको, इनिशियल टेंशन पूछा है। N इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T। बाकी तो सब सेम है, लेंथ सेम है, मास पर लेंथ भी सेम है। तो N2 बाई N1 इज इक्वल टू रूट ऑफ T2 बाई T1। ये N2 बाई N1 कितना है? 3। T2 by T1, what is T2? T plus 8 and what is T1 is T। तुमको क्या चाहिए? T। सॉल्व कर लो इसको। स्क्वायरिंग 9 इक्वल टू T plus 8 by T, तो 9T इक्वल टू T plus 8, तो 9T minus T is 8T। 8T इक्वल टू 8, तो T इक्वल टू 1, तो T इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर ए। Next question. The displacement of a wave traveling in x direction is y equal to 10 raised to minus 4 amplitude हो गया, sin of 600t minus 2x plus pi by 3, ठीक है। Where x is in meter, t is in second, the speed of the wave is, जोक है जोक, ये जोक है। तुमको दिया है y इक्वल टू 10 रेज़ टू माइनस 4 साइन ऑफ, पहली बात तो गलत लिखा हुआ है, साइन एंगल अंदर चाहिए ब्रैकेट के, 600t माइनस 2x प्लस पाई बाई 3 ऐसा देना चाहिए था, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। गुड, क्लियर, गुड। देन y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 3 मतलब 5 फेस डिफरेंस होता है वो। ओके, के एक्स लिखना है तो के एक्स लिखो, या तुमको अगर लिखना है 2 पाई बाय लैम्डा तो भी चलता है, क्योंकि के एक्स 2 पाई बाय लैम्डा। व्हाट आर दे आस्किंग यू? स्पीड ऑफ द वेव। स्पीड ऑफ द वेव v इक्वल टू एन लैम्डा होता है, याद रखना। तो तुमको क्या चाहिए? n चाहिए, n चाहिए, लेकिन पहले तुमको ओमेगा मिलेगा। व्हाट इज ओमेगा? 600। व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई n, तो 2 पाई इज 600, तो n इक्वल टू 600 बाई 2 पाई। फिलहाल इसको ऐसे रखता हूँ, जस्ट कीप इट लाइक दिस। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। नाउ इफ यू कंपेयर 2 पाई बाय लैम्डा मतलब कितना? 2, तो 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल टू 2, करेक्ट। तो लैम्डा कितना आ गया? लैम्डा कितना आ गया? पाई, लैम्डा इज पाई। इक्वेशन 3, इक्वेशन 1, 2 और 3 से v इक्वल टू एन लैम्डा, n आपके पास है 600 बाई 2 पाई और लैम्डा है पाई, पाई पाई बाई बाई, तो आ जाएगा 300 मीटर पर सेकेंड। 300 ऑप्शन नंबर ए। तो अभी इसका एक ट्रिक बताता हूं मैं। अभी इसके आगे अगर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन दिया हो और स्पीड पूछा हो तो ये कुछ भी मत करना, आई टेल यू व्हाई। तो यू सी v इक्वल टू एन लैम्डा, v इक्वल टू 2 पाई n लैम्डा बाई 2 पाई, सिर्फ 2 पाई एडजस्ट कर लिया। यू नो व्हाट इज 2 पाई n? ओमेगा।
You know what is lambda by 2 by 1 upon k? So what is v omega by k? What was omega? 600. What was k? 2. क्योंकि ये जो होता है ना, मैंने लिखा भी था यहाँ पे, if you see, मैंने लिखा था यहाँ पे kx, तो k की वैल्यू सीधा सीधा 2 है, ओमेगा की 600 है, 600 by 2 300 मीटर पर सेकंड. Next question. A pipe PC closed at one end and pipe PO open at both ends are vibrating in second overtone. Second overtone हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाइप क्लोज्ड एट वन एंड में सेकेंड ओवरटोन होता ही नहीं है, तो हार्मोनिक बोलना चाहिए था. नहीं होता ना, कैसे होता है, वही बोल रहा हूँ. तो सेकेंड बोला गया है, हार्मोनिक बोला है, वहाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है. ओके, सॉरी, मैंने हार्मोनिक ऐसा वर्ड वहाँ पे रीड कर लिया गलती से, तो हार्मोनिक नहीं. जस्ट अ मिनट. तो व्हाट आई डिड वाज आई रेड हियर हार्मोनिक, तो हार्मोनिक नहीं, ओवरटोन ही है. ठीक है, फिर ठीक है, सेकंड ओवरटोन है, क्योंकि एक क्वेश्चन था वहाँ पे ऐसा बोला था कि सेकंड हार्मोनिक, तो हार्मोनिक तो होता नहीं है उसमें. सेकंड हार्मोनिक होता है क्या, पाइप क्लोज एट वन एंड पे कौन सा होता है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन. ठीक है, ओके. तो ये दोनों के दोनों दे आर वाइब्रेटिंग इन सेकंड ओवरटोन. सेकंड ओवरटोन मतलब ओपन पाइप का सेकंड हार्मोनिक और क्लोज पाइप का. मैं चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ध्यान दो. अब व्हाट इज फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ ओपन पाइप, तो व्हाट इज सेकंड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक. मैं लिख देता हूँ, पीक ओवरटोन ऑफ ओपन, अभी तो लिखा था P + 1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तुमको कौन सा ओवरटोन बोला है, तो ये क्या आएगा, वेरी गुड, थर्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओपन का V/2L, L ओपन, ये हो गया करेक्ट. व्हाट अबाउट क्लोज पाइप, तो P + 1 NC, तो कौन सा बोला है, सेकेंड बोला है, तो कितना होगा 5 NC मतलब V/4 NC. अभी आगे क्या बोला है, दे आर इन रेजोनेंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस, फ्रीक्वेंसी सेम होना. तो सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन और सेकेंड ओवरटोन ऑफ क्लोज का फ्रीक्वेंसी सेम है ना. तो क्या आ गया ये 3V/2LO = 5V/4 NC. यहाँ पे रेशियो ऑफ लेंथ के अलावा कुछ पूछ ही नहीं सकते. देखो क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ PC मतलब क्लोज पाइप टू दैट ऑफ ओपन पाइप, क्लोज पाइप टू दैट ऑफ ओपन पाइप, क्लोज पाइप में वन जा ये टू जा, क्लोज पाइप LC/LO 5/6, 5/6. ऑप्शन नंबर C हो गया, डन, गुड. Next question. This is a good question. So we are starting off with next set. अब ये PYQs नहीं है, but they are good questions. The displacement y of a particle is given by 4 cos square t/2 sin of 1000 t. This expression may be considered to be a result of the superposition of how many SHMs. मतलब ये जो इक्वेशन है ये कितने SHM का कॉम्बिनेशन है, ऐसा पूछा है. तो y क्या है आपके पास, 4 cos square t/2 है ना, यस, sin 1000 t. अब ऐसा है, what you can do is 4 को 2 into 2 लिख लो, तो 2 cos square t/2. अगर आपको पता होगा तो पता है क्या, 2 cos square θ/2 is 1 plus cos theta, 1 plus cos theta, पक्का ना. तो 2 1 plus cos t, since 1 plus cos theta is 2 cos square θ/2. तो 2 cos square θ/2 is 1 plus cos theta, तो 2 cos square t/2 is 1 plus cos t, sin of 1000 t. अभी जो sin of 1000 t और ये जो 2 है इसको पहले टर्म से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 sin 1000 t into 1, तो 2 sin 1000 t plus 2
2 cos t sin of 1000 t. You know what is 2 cos a sin b? 2 cos a sin b नहीं पता, कोई बात नहीं, चलो ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो. What is sin of a plus b? Sin a cos b plus cos a sin b. Very good. What is sin of a minus b? Okay, sin a cos b, sin a cos b minus cos a sin b. आपको चाहिए 2 cos a sin b बराबर, माइनस 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 सब्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या आ गया, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी बराबर, ये हो गया कैंसल और ये हो गया 2 बार इक्वल टू 2 cos a sin b. अब तुम्हारे पास जो इक्वेशन था उसमें ही a मतलब t है और b मतलब 1000 t है, सही है, तो यूज कर लो. तो साइन ऑफ a प्लस बी मतलब साइन ऑफ अरे t और 1001 t, सही है, हाँ ना, माइनस साइन ऑफ a t माइनस 1000 t मतलब 999 t विद अ नेगेटिव साइन. यू नो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो 2 cos t sin 1000 t ये बन जाएगा तुम्हारा साइन ऑफ 1001 t प्लस साइन ऑफ 999 t इक्वल टू 2 cos t sin 1000 t. अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो फ्रॉम 1 and 2 y इक्वल टू, from equation number 1 and 2 y equal to 2 sin 1000 t, 2 sin 1000 t प्लस क्या है, प्लस 2 cos t sin 1000 t, ये कितना आया, साइन ऑफ 1001 t, साइन ऑफ 1001 t प्लस साइन ऑफ 999 t. ये पहला SHM है, ये दूसरा SHM है और ये तीसरा SHM है, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 SHMs. ऑप्शन बी. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इजी है, क्या ये है इसमें. 2 periodic waves of intensity I1 and I2 pass through a region at the same time in the same direction. The sum of maximum and minimum intensities is joke. You know sum मतलब maximum intensity मतलब constructive interference, अगर याद होगा अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2 का स्क्वायर होता है और मिनिमम होता है रूट ऑफ I1 माइनस I2 का स्क्वायर. ठीक है, गुड. इन दोनों का सम पूछा है, मतलब इन दोनों का एडिशन पूछा है, इनको ऐड कर लो. तो Imax प्लस Imean इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2 स्क्वायर प्लस रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर. a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब रूट ऑफ I1 का स्क्वायर इज I1 प्लस 2 रूट I1 I2 प्लस 2 AB प्लस b स्क्वायर मतलब I2 प्लस बाकी सब कुछ सेम, सिर्फ बीच में माइनस साइन, इधर क्या आएगा माइनस. और जब तुम ब्रैकेट को ओपन करोगे बीच में प्लस है वैसे भी, तो नथिंग चेंजेस, सिर्फ ये और ये गया. I1 2 बार है, I2 2 बार है, तो 2I1 प्लस 2I2, तो मैंने 2 निकाल लिया कॉमन, हो गया. ऑप्शन डी.